हे गाइस, स्वागत है आपका एडुरेट्स में। मैं हूं एहतशाम और आज हम लोग बात करने वाले हैं एयरटेल और वन वेब के जो बीच डील हुई है उसके बारे में। तो क्या है वन वेब और कैसे एयरटेल ने इसे एक्वायर किया है, कितना परसेंट स्टेक एक्वायर किया है, साथ ही साथ जो ये डील है कैसे इंटरनेट की दुनिया में क्रांति ला सकता है, इसके बारे में भी हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भारती एयरटेल इंटरप्राइजेज़ है, भारती इंटरप्राइजेज़ मतलब वही जो एयरटेल की मालिक है। एयरटेल का मालिक है सुनील मित्तल। तो सुनील मित्तल का जो कंपनी है भारती एयरटेल, उसी ने जो है ये जो टेंडर है वो बिड किया है। 45% स्टेक जो है इसने वन वेब में $500 मिलियन के लिए जो है वो लिया है। तो यू कैन सी द बिजनेस लाइन न्यू आर्टिकल, यहाँ पे बिजनेस लाइन का आर्टिकल है। इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे भारती इंटरप्राइजेज़ ने 45% स्टेक ले लिया है यूके की वन वेब कंपनी में $500 मिलियन के लिए। फर्दर जो न्यूज़ है उसको थोड़ा सा हम एलेबरेट करते हैं। जुलाई 2020 में सुनील मित्तल जो कि मालिक हैं भारती इंटरप्राइजेज़ के, और इन्होंने जो है एक बिड को यानी एक टेंडर को वॉन कर लिया है। 45% स्टेक इन्होंने वन वेब जो है एक यूके बेस्ड कंपनी है, इसमें एक्वायर किया है। तो वन वेब क्या करती है? वन वेब जो है वो अफोर्डेबल वायरलेस इंटरनेट प्रोवाइड करती है वर्ल्ड में कहीं भी। अफोर्डेबल वायरलेस इंटरनेट का मतलब ये है दैट इट इज़ प्रोवाइडिंग सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, स्पेस बेस्ड इंटरनेट, नॉट दी टावर बेस्ड इंटरनेट। जैसे अभी जियो है वो टावर बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करती है, जियो का जो 4G सर्विसेज है इंडिया में। बट जो वन वेब है वो स्पेस बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करती है, और इस वजह से एयरटेल ने जो है इसके साथ एक डील साइन करी है। तो आपको ये भी मालूम होगा कि भारती इंटरप्राइजेज़ ही जो है एयरटेल को ओन करती है। एयरटेल का मालिक कौन है? भारती इंटरप्राइजेज़। सो भारती इंटरप्राइजेज़ इज़ द पेरेंट कंपनी ऑफ एयरटेल एंड सुनील मित्तल इज़ द ओनर ऑफ भारती इंटरप्राइजेज़ एज वेल एज एयरटेल। सो यू कैन वेरी वेल नो अबाउट दिस ऑल। वन वेब क्या है? तो वन वेब जो कि यूके में फॉर्म किया गया था, इसने एक मेगा कंस्टलेशन सैटेलाइट्स का प्रपोज किया है लो अर्थ ऑर्बिट में, LEO में, ताकि जो है वो अफोर्डेबल वायरलेस इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर सके दुनिया में कहीं भी। इसमें फर्स्ट फेज़ में 650 सैटेलाइट्स जो है वो लॉन्च किए जाएंगे, और सेकेंड फेज़ में 1980 सैटेलाइट्स लॉन्च किए जाएंगे, और मार्च 2020 तक ये 74 सैटेलाइट्स लॉन्च कर चुकी है कंस्टलेशन में। तो काफ़ी अच्छा कदम था वन वेब का, काफ़ी ही डेयरिंग एंड करेजियस जो है वो प्रोजेक्ट है, और काफ़ी रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट भी है, क्योंकि जो स्पेस बेस्ड इंटरनेट होगा वो काफ़ी डिफरेंट होगा टावर बेस्ड इंटरनेट से। बट एक प्रॉब्लम भी है। अच्छा, उस प्रॉब्लम के बारे में बात करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि जो नैनो सैटेलाइट्स है जो कि लॉन्च किया जाएगा वन वेब के द्वारा वो कैसा दिखेगा। तो ये एक 150 kg का सैटेलाइट है, जो कि आप देख सकते हैं। ये एक छोटा सैटेलाइट होगा जिसमें कि ऐसे पैनल्स लगे होंगे, और इसके थ्रू जो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वर्ल्ड में कहीं भी। सो इट विल नॉट बी अ टावर बेस्ड सर्विस, इट विल बी अ सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस। खैर, तो एक और चीज़ जान लेते हैं। एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ रहा है, मेगा कॉन्स्टलेशन। मेगा कॉन्स्टलेशन क्या है? तो जो एक सैटेलाइट्स का जो ग्रुप होता है उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं। मान लो कि अगर उस सैटेलाइट के ग्रुप में 10 सैटेलाइट है, 15 सैटेलाइट है, 20 सैटेलाइट है, तो जो इसका जो ग्रुप है उसको हम लोग कॉन्स्टलेशन कहते हैं, सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन कहते हैं। बट जब हम थाउजेंड्स और हंड्रेड्स सैटेलाइट्स को एक साथ जो है वो मर्ज करेंगे, एक साथ उसको कह सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से हम उसको अरेंज करेंगे, तो वो बन जाएगा मेगा कॉन्स्टलेशंस। तो जो वन वेब का प्रोग्राम है वो ये है कि वो करीब करीब 650 एंड 1980 इतने सैटेलाइट्स जो है वो पूरा इस्टेब्लिश करे, अरेंज करे इंडिया के भारत के नहीं, वर्ल्ड के लो अर्थ ऑर्बिट में। तो जो अर्थ के लो अर्थ ऑर्बिट में ये सारे सैटेलाइट्स को जब अरेंज की जाएगा तो ये कहलाएगा मेगा कॉन्स्टलेशंस, बिकॉज इट इज़ अ मेगा नेटवर्क ऑफ दिस सैटेलाइट्स, सो इट विल बी कॉल्ड मेगा कॉन्स्टलेशंस। खैर, अब एक सवाल उठता है कि लो अर्थ ऑर्बिट में ही क्यों? वाई लो अर्थ ऑर्बिट, वाई नॉट हायर अर्थ ऑर्बिट, वाई नॉट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, और वाई नॉट जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट? तो इसमें एक बहुत ही इसका इजी जवाब होगा। लो और अर्थ ऑर्बिट जो है वो मालूम है कि 500 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर तक होता है अर्थ सरफेस से ऊपर। अर्थ का जो सरफेस है उससे अगर हम 500 किलोमीटर ऊपर जाए तो वहाँ से लो अर्थ ऑर्बिट शुरू हो जाता है, और ये करीब करीब 2000 किलोमीटर तक कंटिन्यू रहता है।
तो जो भी ट्रेडिशनल सैटेलाइट्स होते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, वो 36,000 किलोमीटर तक जाता है। यू नो अबाउट दिस, देयर आर टू, मेनली देयर आर टू ऑर्बिट्स, LEO, हालांकि एक और होता है MEO भी, बट हम यहाँ दो की बात करते हैं, LEO एंड देन जियो स्टेशनरी। तो जियो स्टेशनरी जो ऑर्बिट होता है वो करीब करीब 36,000 किलोमीटर ऊपर होता है, और जो लोअर अर्थ ऑर्बिट होता है वो करीब करीब 500 से लेके 2000 किलोमीटर तक ऊपर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो है वो बहुत ज़्यादा हायर एल्टीट्यूड पे है, करीब करीब 36,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 2 और 3 सैटेलाइट्स जो है वो कवर करते हैं पूरे अर्थ को। तो उससे क्या होता है कि चूँकि वो बहुत दूर है सरफेस से, तो वहाँ से जो डेटा सेंड किया जाएगा, वो ये जो डेटा का ट्रांसफ़र होगा वो बहुत लेटेंसी प्रोवाइड करेगा। लेटेंसी का मतलब क्या, बहुत देरी। तो लेटेंसी को समझने के लिए आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अगर इफ़ यू आर ए PUBG प्लेयर, देन PUBG प्लेयर में क्या होता है कि PUBG गेम में क्या होता है कि जब आप किसी को किल करते हैं किसी भी बुलेट से, तो उससे पहले आप किल हो जाते हो। तो चूँकि किल करने में 1 सेकंड या 2 सेकंड का वक्त लगता है, और उससे पहले आपको कोई गोली मार देता है, तो जो लेटेंसी है उसकी वजह से आप खुद मर जाते हैं। तो लेटेंसी का जो मतलब है वो PUBG प्लेयर बहुत अच्छे से जान रहे होंगे, अगर आप में से कोई होंगे तो। खैर, तो लेटेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी अगर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में इन सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाएगा, इसलिए इन सैटेलाइट्स को लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जा रहा है। तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में प्लेस करने के बाद जो है ये सैटेलाइट्स जो है वो एक सेल्युलर टावर की तरह वर्क कर पाएंगे। बट ये सेल्युलर टावर कहाँ होगा, आसमान में होगा, स्काई में होगा। ज़मीन पे ये टावर नहीं होंगे, ज़मीन के ये जो टावर है वो आसमान में होंगे, टावर की तरह होंगे। एक्चुअली दे विल नॉट बी द टावर, दे विल बी द सैटेलाइट्स। तो टावर की तरह वो आसमान में टावर की तरह काम करेंगे। तो हंड्रेड्स ऑफ टावर्स के जो ये करने के बजाय, इंस्टॉल करने के बजाय, जैसे जियो ने किया था, जियो ने जो है करीब 5-6 साल तो सिर्फ टावर इस्टेब्लिश किए थे। 2011 से शुरू किया था इसने टावर को इस्टेब्लिश करना, टावर को इंस्टॉल करना, और 2015-16 में इसने जियो को लॉन्च किया था। तो 5-6 साल तो करीब इसने टावर्स को इंस्टॉल किए थे पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो उतना एयरटेल नहीं करने जा रही है। एयरटेल ने क्या किया है, इसने बस टाई अप कर लिया OneWeb के साथ। OneWeb जो है वो सैटेलाइट जो है वो सारा इंस्टॉल कर देगी पूरे स्पेस में, और वहाँ से स्पेस बेस्ड इंटरनेट, मतलब टावर बेस्ड इंटरनेट नहीं, स्पेस बेस्ड इंटरनेट हम लोग को मिल पाएगा। यानी स्पेस में जो सैटेलाइट्स होते हैं वो हम लोग को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि ये एक रिवोल्यूशनरी कदम है, और इससे पूरी इंटरनेट की दुनिया में क्रांति आ सकती है। बट इसके पीछे एक प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम ये है कि जो OneWeb है, जो कंपनी जिसको एयरटेल ने एक्वायर किया है, 45% स्टेक जिसका एयरटेल ने लिया है, इसने बैंकरप्सी, दिवालिया के लिए 27 मार्च 2020 में यूके में एक केस फाइल किया, रिक्वेस्ट पिटीशन फाइल किया। तो चूँकि ये कंपनी खुद दिवालिया होने वाली थी, इस वजह से ये जो एयरटेल और ये जो प्रोजेक्ट है जिसमें कि जो OneWeb है वो बहुत सारे सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च करने वाली है, इस पे एक बहुत बड़ा ग्रहण लग गया था। बट हाँ, ऐसा क्यों किया OneWeb ने, बैंकरप्सी क्यों फाइल किया? क्या ये सच में बैंकरप्ट हो चुकी थी? तो जी हाँ, ये एक कैश क्रंच फेस कर रही थी, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस कर रही थी कैपिटल फंड रेजिंग में। तो इस वजह से इसने जो है चूँकि इसका 10% काम ही कंप्लीट हुआ था, मात्र 74 सैटेलाइट्स अभी तक लॉन्च किया जा चुका था, 90% काम बाकी था। तो इसको ये 90% काम करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज ऑफ द कैश क्रंच। सो नए इन्वेस्टर्स जैसे कि भारती इंटरप्राइजेज एंड अलोन द यूके गवर्नमेंट, और यूके गवर्नमेंट खुद ने, दोनों ने मिलकर जो है काफ़ी बड़ा स्टेक लिया है। तो जैसे 45% हिस्सेदारी जो है वो भारतीय इंटरप्राइजेज ने ली है 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके, और ठीक उतना ही जो है यूके गवर्नमेंट ने भी इन्वेस्ट किया है 500 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करके। यूके गवर्नमेंट ने भी 45% स्टेक ले लिया है OneWeb का। तो OneWeb जिसका 90% स्टेक अब यूके एंड भारतीय इंटरप्राइजेस के पास है, तो एक जो कंपनी जो कि मर रही थी, जो कि आखिरी सांसें ले रही थी, उसको भारतीय इंटरप्राइजेस ने और यूके की गवर्नमेंट ने जिंदा कर दिया है। तो ऐसा क्यों किया? यूके गवर्नमेंट ने एक प्राइवेट कंपनी को जिंदा करने के लिए अपने $500 मिलियन दांव पे क्यों लगाए? तो इसके पीछे भी एक रीज़न है। रीज़न यह है कि जो ब्रेग्जिट हो रहा है, आपने सुना होगा ब्रेग्जिट के बारे में। तो ब्रेग्जिट में जो ब्रिटेन एग्जिट कर रहा है EU से, यूरोपियन यूनियन से, तो उसके बाद जो ब्रिटेन है वो EU का जो नेविगेशन सिस्टम है गैलीलियो, उसको वो
उसको वो यूज़ नहीं कर पाएगा, उसको वो अवेल नहीं कर पाएगा, जिस वजह से क्या होगा, नेविगेशन में प्रॉब्लम होगी। जैसे अमेरिका का अपना जीपीएस है, चाइना का अपना बेडुई है, वैसे ही जो है यू का अपना एक नेविगेशन सिस्टम जिसको गैलीलियो कहा जाता है, तो गैलीलियो को वो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इस वजह से वो जो वनवेव का प्रोजेक्ट है, बहुत सारे सैटेलाइट्स को इंस्टॉल करने का स्पेस में, इसको वो सपोर्ट कर रहा है ताकि इसके थ्रू वो अपना नेशनल नेविगेशन सिस्टम यूज़ कर सके, अपना नेशनल नेविगेशन सिस्टम बना सके और उसको वो अपने कंट्री में यूज़ कर सके। तो इस वजह से भी जो यूके का जो इंटरेस्ट है वनवेव में वो बहुत ज़्यादा हाई है, और इस वजह से भी यूके जो है सपोर्ट कर रहा है वनवेव को। 45% स्टेक खरीद के उस कंपनी को जिंदा रखना चाह रहा है, और जो चाह रहा है कि वो जो है अपना जो प्रोजेक्ट है वनवेव कंपनी वो कंप्लीट कर सके। इसके अलावा जो इस कंपनी में वनवेव में और शेयर होल्डर्स कौन कौन हैं, तो वो है हजीज़, क्वालकॉम, वर्जिन ग्रुप, ये सारे भी 10% स्टेक होल्डर्स में ये सारे हैं। तो करीब करीब भारतीय इंटरप्राइजेस 45% स्टेक, यूके गवर्नमेंट 45% स्टेक, उसके अलावा इन 10% में ये वर्जिन, हगीज़ एंड क्वालकॉम जैसे कंपनीज ने स्टेक ले रखा है। अब सवाल ये उठता है कि एयरटेल जो है वो वनवेव के साथ हैंड्स क्यों ज्वाइन करना चाहती है, वनवेव के साथ हाथ मिलाना क्यों चाहती है। तो इसके पीछे 2-3 बड़े कारण हैं। सबसे पहला तो कारण ये है कि पूरी पॉपुलेशन जितनी भी आबादी है पूरे वर्ल्ड की, उसमें करीब करीब आधी आबादी जो है वो अभी तक इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाई है, अभी तक उनके पास इंटरनेट सर्विसेज नहीं है। और इन एयरटेल जो है वो एशिया और अफ्रीका में, इंडिया और अफ्रीका में सबसे बड़ी लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी, वन ऑफ द लार्जेस्ट है, सबसे बड़ी नहीं, सबसे बड़ी तो जियो हो जाएगी, बट वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स है। देख सकते हैं आप एयरटेल का, आप इस मैप के थ्रू एयरटेल का पेनिट्रेशन समझ सकते हैं। देखिए ये ग्लोबल प्रेजेंस है एयरटेल का, यू कैन सी दिस। इंडिया और अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज़ में एयरटेल का अच्छा प्रेजेंस है। एयरटेल ने काफ़ी हद तक इन कंट्रीज़ को जो है वो डोमिनेट किया है। तो इसका जो प्रेजेंस है वो इंडिया और अफ्रीका में काफ़ी हाई है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टेलीकॉम ऑपरेटर्स है इंडिया और अफ्रीका में। तो चूँकि जो है जो टावर बेस्ड सर्विसेज होती है इंटरनेट की, उसको प्रोवाइड करने में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट लगती है, बहुत सारे टावर्स को इंस्टॉल करना पड़ता है, बहुत सारे जो है ऑप्टिकल फाइबर को बिछाना पड़ता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो जो ये वन वेव है जो कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट प्रोवाइड करने वाली है, वो बहुत आसान हो जाएगा एयरटेल के लिए कि वो जो है सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगी, और ये एक नई क्रांति ला सकता है इंटरनेट की दुनिया में। तो जैसा कि मैं कह रहा था कि ये जो कनेक्टिविटी होती है जो कि कंट्री के सेवरल पार्ट्स को कनेक्ट करती है थ्रू दी ऑप्टिकल फाइबर और थ्रू दी फाइबर्स और दी केबल्स, तो वो जो है बहुत टफ होता है। जैसे अभी निकोबार आइलैंड में जो है अभी तक कनेक्टिविटी नहीं हुई है, जैसे लेकिन आप तो सोच रहे हैं कि अभी हाल में ही अंडमान के पास अंडमान तक जो है एक ऑप्टिकल फाइबर, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर को जो है इंस्टॉल किया गया था, बिछाया गया था, और वहाँ पे इंटरनेट पहुँच चुकी है। बट हाँ, आप ये भी जान लें, इसके पीछे एक फैक्ट भी है कि जो ऑप्टिकल फाइबर जो सबमरीन के अंदर बिछाया गया था वो सिर्फ और सिर्फ अंडमान पोर्ट तक जाती है, और अंडमान निकोबार जो आइलैंड्स है वो खुद कई 100 किलोमीटर में, कई हज़ार किलोमीटर में फैला हुआ है। तो पोर्ट के आगे जो निकोबार आइलैंड है या जो नीचे के पार्ट्स हैं वहाँ अभी तक जो है इंटरनेट नहीं पहुँच पाया है। तो कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि एक पार्ट तक अगर इंटरनेट पहुँच गया तो उसके सेकंड दूसरे पार्ट तक भी इंटरनेट पहुँच जाए, बिकॉज ऑफ दी फाइबर कनेक्टिविटी और ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी। तो जैसे राजस्थान के डिजर्ट्स हैं या फिर जो मध्य प्रदेश के फॉरेस्ट हैं, इन जगहों पे अभी भी जो है कन्वेंशनल फाइबर या फिर ऑप्टिकल फाइबर को पहुंचाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जिस वजह से जो है जो इंटरनेट सर्विसेज कनेक्टिविटी है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इन जगहों पे यूज़ करना। अभी भी जैसे साउथ एशिया के कुछ रीजन्स हैं या सब सहारन अफ्रीकन रीजन्स हैं जहाँ पे कि टेरेन बहुत ज़्यादा जो है डिफ़िकल्ट है ये प्रोवाइड करने के लिए, ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। तो वहाँ पर जो है सैटेलाइट बेस्ड कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाएगी, और भारतीय एयरटेल जो एयरटेल है वो एक कह सकते हैं टेस्टिंग ग्राउंड की तरह काम करेगा वन वेव प्रोडक्ट्स के लिए। अगर वन वेव के साथ जो ये हमारा प्रोजेक्ट है वो सफल हो जाता है तो वन वेव सर्विसेज को एयरटेल लॉन्च कर देगा इन सारे रीजन्स में, और उस तरह से देखिएगा कि कैसा जो है ये प्लान है वो काम कर रहा है। तो भारतीय जो एयरटेल है वो प्लान कर रहा है कि वन वेव लियो सैटेलाइट जो है वो कंस्टलेशन जो सर्विस है वो प्रोवाइड करे, और वो सर्विस जो है 2022 तक डिप्लॉय करने की भी बात की जा रही है। तो ये एक नया डिजिटल रेवोल्यूशन होगा, नया डिजिटल क्रांति होगी। वन वेव का जो प्लेटफॉर्म है
वो डिजिटल डिवाइड को कम करेगा, हाई स्पीड इंटरनेट देगा, लेटेंसी बहुत कम रहेगी, ब्रॉडबैंड एक्सेस होगा पुअर को भी और रिच को भी। तो एक पूरे रीजन को ब्रॉडबैंड एक्सेस मिल जाएगा बिकॉज ऑफ दी वॉट, बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट, नॉट बिकॉज ऑफ दी नॉट नॉट दी नॉट द टावर बेस्ड इंटरनेट। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि ये एक नई क्रांति लाने वाला है इंटरनेट की दुनिया में। और इसके अलावा ये जो लो अर्थ ऑर्बिट का जो कंस्टलेशंस है सैटेलाइट्स का, ये वायबल इसलिए भी है बिकॉज ये है बिकॉज जो सारे लोग हैं वो कनेक्ट किए जा सकते हैं इसके थ्रू, इस स्पेस बेस्ड इंटरनेट के थ्रू। ये सेलेक्टिवली काम नहीं करेगा। एक एरिया जो भी पूरे वर्ल्ड के ऊपर जो सैटेलाइट्स का कॉन्स्टलेशन होगा, तो जहाँ चाहे वन वेब इसे यूज़ कर सकती है टू प्रोवाइड दी स्पेस बेस्ड इंटरनेट। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इसमें जो वन वेब है सिर्फ वही आगे चल रही है। एक्चुअली जो स्पेस का रेस है वो बहुत हीट कर चुका है। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए जो है बहुत ज़्यादा स्पेस एक हॉटली कंटेस्टेड स्पेस बन चुका है, हॉटली कंटेस्टेड स्पेस बन चुका है। करीब करीब जो है अमेरिकन गवर्नमेंट के द्वारा ही, सिर्फ अमेरिकन गवर्नमेंट ने परमिशन दिया है कि अगले कुछ सालों में 46,100 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाएगा। तो 46,000 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाने वाला है। और इसमें जो इलॉन मस्क का स्पेसएक्स का जो प्रोजेक्ट है स्टारलिंक प्रोजेक्ट, वो भी शामिल है। और जेफ बेजोस जो कि अमेज़न के मालिक है, उनका जो प्रोजेक्ट के ऊपर है वो भी शामिल है। तो प्रोजेक्ट के ऊपर और स्टारलिंक प्रोजेक्ट ही जो है मिलकर, जो ये दोनों जो है प्राइवेट कंपनीज़ हैं अमेरिका की, ये दोनों मिलकर और कुछ और कंपनीज़ मिलकर जो है वो अमेरिका से ही करीब करीब 46,000 सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाले हैं। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ स्पेस बेस्ड कॉन्टेस्ट। इसके अलावा जो है एक और चीज़ के बारे में आप जान लें, गूगल का एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट लून। जो प्रोजेक्ट लून है वो क्या है, वो एक तरह का बलून होता है, जो बलून के थ्रू स्पेस में जाकर एक डिवाइस लगा होता है यहाँ पे जो कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगी। ये डिवाइस यहाँ पे लगा होगा, तो इस डिवाइस के थ्रू जो है हम लोग इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये कोई सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट नहीं होगा, ये बलून बेस्ड इंटरनेट होगा। मतलब बलून जो है वो स्पेस में जाएगी और वहाँ से जो ये डिवाइस होता है वो हम लोग को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेगी। तो ये एक गूगल का प्रोजेक्ट है जिसके बारे में आपको जानना ज़रूरी था। तो इस तरह से एयरटेल और वन वेब का डील जो है वो इंटरनेट की दुनिया को रिवोल्यूशनाइज कर सकती है, इसमें एक क्रांति ला सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही है। अगर और भी कोई डेवलपमेंट होगी इस सब्जेक्ट में तो हम आपको ज़रूर बताएंगे।